नीट स्ट्रेटेजी फॉर 2021। हाँ जी बेटा, तो आज हम बात करने वाले हैं कैसे करके हम नीट एग्ज़ाम को क्रैक कर सकते हैं, कैसे हम स्ट्रेटेजाइज करके स्ट्रेटेजी बनाकर नीट के एग्ज़ाम में अच्छे से अच्छा स्कोर कर सकते हैं। तो बेटा स्ट्रेटेजी बनाने से पहले लेट मी टॉक अबाउट टू टाइप्स ऑफ पीपल्स, टू टाइप्स ऑफ स्टूडेंट्स जो हमारे नीट में आते हैं नीट एग्ज़ाम देने के लिए। पहले बच्चे वो जो 720 में से 650 प्लस या फिर 700 प्लस भी मार्क्स लेके आते हैं, राइट। और दूसरे टाइप के वो बच्चे जो हमारे 650 से नीचे कुछ 500 से 650 के बीच में लाई करते हैं। अब ये डिफरेंस उनके बीच में क्यों आ रहा है, जबकि उन दोनों के पास, उन दोनों टाइप के स्टूडेंट्स के पास क्या टाइम हमारा सेम है, दोनों को टाइम सेम मिल रहा है, दोनों को मटेरियल स्टडी का सेम मिल रहा है, दोनों का हार्ड वर्क सेम लग रहा है, बट दोनों में ऐसा डिफरेंस क्या है? तो वो डिफरेंस आता है बेटा स्ट्रेटेजी का, स्ट्रेटेजाइज का। उन्होंने अच्छे से प्लानिंग नहीं की, उन्होंने अच्छे से प्लानिंग नहीं करी, सोचा नहीं, टाइम टेबल नहीं बनाया, एक शेड्यूल नहीं बनाया, एक फिक्स प्लानिंग नहीं करके अच्छे से नोट्स नहीं बनाए कि हाँ भाई हमें इस टाइम पर इतना लेक्चर पढ़ना है या इस टाइम पर इतने टॉपिक्स को कंप्लीट करना है। तो वो सारी चीज़ें, और वो भी हम देखेंगे किस किस बेसिस पे होती है, राइट। कितना टाइम है हमारे पास, क्या क्या इंपॉर्टेंट टॉपिक्स है हमारे पास, क्या क्या चीज़ें हैं जो कौन कौन सी चीज़ें हैं जो हमें पढ़ के हमारे लिए नीट जो है हमारा बहुत ही आसान होने वाला है। तो वो सारी चीज़ें, प्रीवियस ईयर एग्जाम्स कहाँ से पढ़े, कौन कौन से सप्लीमेंटरी नोट्स ले, एम्स के नोट्स ले ना ले, एनसीईआरटी सफिशिएंट है या नहीं है, वो सारी बातें आज हम करने वाले हैं हमारे इस वीडियो के अंदर, जहाँ पर मैं आपको बताने वाली हूँ, हाँ जी, जहाँ पर मैं आपको बताने वाली हूँ नीट के लिए स्ट्रेटेजी। ठीक है, चाहे आप 2020-2021 वाले बैच के बच्चे हो या फिर आप आगे देने वाले हैं अपने नीट के एग्ज़ाम के अंदर, तो सारे के सारे नीट एस्पिरेंट्स मैं आपका वेलकम करती हूँ। मैं हूँ सोनिया और आपका वेलकम करती हूँ मैं एकेडू के अंदर। तो बात करते हैं हमारी स्ट्रेटजीज़ के ऊपर, जो बनाकर हम देख सकते हैं कैसे ईजिली हम नीट को क्रैक कर लेंगे। हाँ जी, तो स्टार्ट करते हैं बेटा। स्टार्ट करने से पहले मैंने कुछ बेसिस बनाए जिस बेसिस के ऊपर मैं हमारी स्ट्रेटजीज़ बताने वाली हूँ। तो पहला बेसिस का देखते हैं कि किस बेसिस पे देखते हैं। हाँ जी बेटा, तो स्ट्रेटजी बेस्ड होनी चाहिए हमारे टाइम के ऊपर। टाइम, रियलिटी चेक हमें हमेशा हमारा टाइम ही देता है नीट के केस के अंदर। अब आप बोलोगे इससे मेरा क्या मतलब था, कितना टाइम हमारे पास है, दैट ऑलवेज मेक अस फील लाइक कि हाँ भाई यार अब प्रेशराइज होना है, अब प्रेशर आ रहा है, अब टाइम कम है, या फिर अब टाइम ज़्यादा, तो हम प्रेशराइज नहीं, हम आराम से पढ़ रहे हैं। तो वो चीज़ हमेशा हमारे लिए मायने रखती है कि कितना टाइम हमारे पास है, हाउ मच टाइम वी हैव, ठीक है, हमारे स्टडीज़ के लिए। तो वो टाइम अगर मैं हमारी अभी से बात करूँ बेटा, क्योंकि हम स्ट्रेटेजी अभी से स्टार्ट कर रहे हैं, तो हमारे पास सिर्फ 3 से 4 महीने हैं, सिर्फ 3 से 4 महीने, मार्क माई वर्ड्स। अब आप ये बोलोगे कि नहीं मैम, हमारा तो अभी नवंबर भी पड़ा है, दिसंबर भी पड़ा है और मई में एग्ज़ाम है, तो 6 महीने हो ऐसे तो। अच्छा ठीक है, चलो मैंने मान लिया कि आपके 6 मंथ्स है, तो बेटा मुझे बता दो इन 6 मंथ्स में से ऐसा, क्योंकि हम सारे ह्यूमन बींग्स हैं, क्या ऐसी कोई प्रॉब्लम नहीं आने वाली हमारे लाइफ में जो कि जिसके वजह से हमारा जो है नीट से ध्यान थोड़ा सा डाइवर्ट हो? क्या फेस्टिवल्स नहीं आएंगे, क्या दिवाली नहीं आएगी, क्या दशहरा नहीं आएगा, क्या न्यू ईयर नहीं आएगा, क्या क्रिसमस नहीं आएगा, या होली नहीं आएगी? वो सब हमें देखना पड़ता है। अगर वहाँ से भी एक एक दिन हमारा जा रहा है, या फिर कभी कभी ऐसा होता है हमारा मन नहीं करता। अब जब मन नहीं करा तो क्या आप पढ़ सकते हैं उस मूड के अंदर कि हाँ भाई आज मन नहीं है, उसमें हम नहीं पढ़ सकते हैं, या फिर तबीयत ख़राब है, ठीक है, या फिर कुछ प्रॉब्लम चल रही है फैमिली की, या फिर सिबलिंग्स का प्रॉब्लम चल रहा है। तो वो सारी चीज़ें अगर मैं लगा के देखूँ, तो अगर आप हर टाइम के, हर दिन के अगर एक एक डिले को भी गिनते हैं, तो उन 6 में से 1 महीना तो अपना हटा दीजिए। अब आपके पास कितने बचे? 5 महीने, राइट। सिर्फ 5 मंथ्स है आपके पास। अब उसमें से भी मैंने कहा था सिर्फ 3 से 4 महीने हैं जब आप पढ़ सकते हैं। बिकॉज अगर आप सिर्फ पढ़ते ही जा रहे हैं एंड बूम नीट आ गया, तो क्या करेंगे? रिवीजन भी तो चाहिए ना। रिवीजन के लिए हमें क्या चाहिए? कम से कम 2 या फिर 1 महीना, राइट। अगर आप ड्रॉपर्स हैं तो भाई आपने बहुत सारा पढ़ा है, ठीक है, आपने बहुत सारा पढ़ा है, उसको रिवाइज करने के लिए, उस चीज़ को अप्लाई करने के लिए, उस चीज़ के अंदर देखने के लिए कि आपको कितनी नॉलेज गेन हुई है, प्रीवियस ईयर के एग्ज़ाम सॉल्व करने के लिए टाइम तो चाहिए ना। उस टाइम को कहाँ से निकालेंगे? जो लास्ट के 2 महीने होंगे हमारे, या लास्ट का 1 मंथ होगा अगर आप 12th बोर्ड्स दे रहे हैं, तो वो महीना भी आप निकाल दीजिए अपने उस 6 महीने के अंदर से।
कितना टाइम बचा, 3 से 4 महीने आ गए हम उसी टाइम पे। और ये ही 3 से 4 महीने हैं बेटा जब हमें अच्छे से नीट की तैयारी करनी है, नीट के लिए पढ़ना है। इसलिए मैंने बोला था कि टाइम बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। मैंने आपको रियलिटी चेक दिया कि आपके पास कितना टाइम है, तो भूल जाइए 6 महीने, सिर्फ 3 से 4 महीने जिसमें आपको 11th प्लस 12th तीनों सब्जेक्ट्स, फिजिक्स, बायोकेमिस्ट्री, तीनों के बारे में पढ़ना है, वो भी इतने डीपली, बिकॉज ये नीट है बेटा। दिस इज़ द एंट्रेंस एग्जाम, दिस इज़ द कॉम्पिटिटिव एग्जाम। कॉम्पिटिशन का लेवल होने वाला है बहुत ही हाई, आपको करना है बहुत ही ज़्यादा हार्ड वर्क, बट एक स्मार्ट वे में। तो वो जो स्मार्ट वे है वो हम देखेंगे कैसे। तो हाँ जी, तो सबसे पहला तो होता है टाइम। आपको पता चल चुका आपके पास कितना टाइम है। अब बात करते हैं उन 2 बच्चों की। तो टाइम में लिख देती हूँ हमारे पास कितना टाइम है। हमारे पास टाइम है 3 to 4 मंथ्स या फिर 4 to 3 मंथ्स। अब उन बच्चों की बात करते हैं जिन्होंने पढ़ा ही नहीं है, ठीक है, जिन्होंने पढ़ा नहीं है। सपोज ऐसे ड्रॉपर्स होते हैं हमारे कि हाँ भाई अभी उन्होंने सेल्फ स्टडी स्टार्ट नहीं किया। मैं ये नहीं बोल रही कि नहीं पढ़ रहे हैं, लाइक ट्यूशन्स में जाके पढ़ रहे हैं, कोचिंग्स ले रहे हैं, बट फ़ायदा क्या उस चीज़ का जब तक आप सेल्फ स्टडीज़ नहीं देख रहे हैं, अपने आप को देख नहीं रहे हैं कि आप कितने कैपेबल हैं उस चीज़ को करने के लिए, अप्लाई करने के लिए उन एग्ज़ाम्स पेपर में। आप अपने टेस्ट लीजिए, देखिए अपने आप को कि आपसे हो पा रहे हैं नहीं आ रहे। तो अगर उन बच्चों की बात करूं जिन्होंने स्टार्ट नहीं किया है पढ़ना, तो बेटा पढ़ना स्टार्ट कर दो। सेल्फ स्टडी इज़ मस्ट इन नीड। अगर आप नीट में सेल्फ स्टडी नहीं कर रहे हैं और अपने आप रोज़ के रोज़ टेस्ट नहीं ले रहे हैं, प्रीवियस ईयर एग्ज़ाम नहीं दे रहे हैं, तो भूल जाइए कि नीट आसान नहीं है। भूल जाइए नीट को, नीट आसान नहीं है। नीट उन बच्चों के लिए है ही नहीं जो सोचते हैं कि हो जाएगा। ऐसा कुछ नहीं है नीट के अंदर कि हो जाएगा, हमें करना पड़ेगा। वी हैव टू डू दैट। देयर इज़ नथिंग लाइक कि हो जाएगा, लेट इट बी, ठीक है। तो अभी भी समझ जाइए टाइम है 3 से 4 महीने। अगर नहीं करिए सेल्फ स्टडी तो वेकअप, पढ़िए। कैसे पढ़ना है मैं बताऊंगी, किस अकॉर्डिंग पढ़ना है, किस वेटेज के अकॉर्डिंग पढ़ना है, क्या टॉपिक्स पहले लेने हैं और कितने टाइम पीरियड के अंदर पढ़ना है, वो सब मैं आज स्ट्रेटेजी बना के आपको देने वाली हूँ। अच्छे से देखिए इस वीडियो को लास्ट तक, जहाँ पर मैं आपको पर्सनल लाइफ की कुछ ट्रिक्स देने वाली हूँ, कुछ ऐसे पॉइंट्स बताने वाली हूँ जो आपकी लाइफ चेंज करने वाले हैं नीट को लेके, ठीक है, जो कि हर किसी बच्चे को पता होने चाहिए, जो हर किसी बच्चे को गाइडेंस पहले से ही मिलनी चाहिए। बट मुझे तो नहीं मिल पाई थी, तो इसलिए मैं आपको देना चाहती हूँ पहले से ही। तो ये तो हो गया हमारा टाइम। बात करते हैं बेटा अब वो टॉपिक्स जिनका वेटेज बहुत ज़्यादा हाई होता है नीट के पर्पस के अकॉर्डिंग, नीट के व्यू के अंदर। तो अगर हम नीट के थ्रू देखें, क्योंकि हमारा मेन फोकस ही क्या है, नीट। बेटा अगर नीट क्रैक करना है ना तो नैरो माइंड बन जाओ। नैरो माइंड से मेरा मतलब है सिर्फ आपकी लाइफ में अब नीट ही है, अब नीट को ही देखना है। भूल जाओ फ्रेंडशिप, भूल जाओ सारे के सारे वो लोग, सारे रिलेटिव्स जो आपकी लाइफ में कुछ मायने रखते हैं अभी के लिए, इस टाइम के लिए, जब तक आपका नीट आने नहीं वाला, राइट। उस टाइम तक हमें क्या देखना है, सिर्फ नीट पे फोकस करना है। हमारा माइंड का जो लक्ष्य है, जो मोटिव है, वो सिर्फ और सिर्फ नीट ही होना चाहिए। उठोगे तो दिमाग में आना चाहिए कि नीट देना है, सोओगे तो ये सो के सोना है कि हाँ भाई आज हमने इतना सिलेबस कंप्लीट कर लिया जितना मुझे नीट के लिए सफिशिएंट था, जितना मैंने टाइम टेबल बनाया अकॉर्डिंग टू माय वीडियो। या फिर आपका टाइम टेबल थोड़ा वेरी कर सकता है मेरी वीडियो से, बट मैं बताऊंगी कि सबसे बेटर टाइम टेबल आप कैसे बना सकते हैं। तो ऐसे कुछ टॉपिक जिनका वेटेज जो है नीट में बहुत ज़्यादा हाई होता है मैंने उन टॉपिक्स की प्रॉपर आपको बता दिया ताकि आपको इतना टाइम वेस्ट ना करना पड़े कि हाँ भाई किस टॉपिक के अंदर, किस चैप्टर के अंदर, किस यूनिट के अंदर से मेरे ज़्यादा से ज़्यादा आने वाले हैं क्वेश्चंस। तो उस चीज़ को आपके लिए आसान करके मैंने लिख दिए हैं। मैंने आपको वीडियो के एंड में बता दूंगी कि हाँ भाई फिज़िक्स के अंदर, केमिस्ट्री के अंदर, चाहे 11th हो चाहे 12th हो, बायो के अंदर कितने कितने ऐसे टॉपिक्स हैं जिनके अंदर से बहुत ही ज़्यादा अमाउंट में क्वेश्चंस आते हैं हर साल। लाइक मैंने प्रीवियस ईयर्स के जितने भी पेपर्स थे उनके अकॉर्डिंग वेटेज तो निकाला है, समराइज फॉर्म में आपके लिए दिया है। लास्ट जब मैं ख़त्म करूँगी इस वीडियो को तो आप देख लेना कि क्या क्या वीडियोज़ है और क्या क्या वेटेज है मेरे उन टॉपिक्स के पर्टिकुलर, और उनको नोट डाउन कर लेना अपने नोटबुक में या फिर स्क्रीनशॉट लिख के रख लेना, ठीक है। ये तो होगा कि हाँ भाई वेटेज क्या होगी प्रीवियस ईयर के अकॉर्डिंग एनालिसिस, तो मैं बताऊंगी कि हाँ भाई क्या एनालिसिस करके मैंने वेटेज निकाली है, हाँ भाई किस यूनिट की कितनी वेटेज होगी, तो उसको बात करते हैं बाद में। थर्ड पॉइंट जिस पे हमारी स्ट्रेटेजी बेस्ड होनी चाहिए वो है बेटा हमारा हाउ मेनी आवर्स शुड वी स्टडी इन अ डे। कितने घंटे, मैं तो बोलूँगी जितना पढ़ सकते हो ना उतना पढ़ो, और 10 से ज़्यादा ही पढ़ो, ठीक है। 10 से ज़्यादा ही पढ़ो और जितना पढ़ सकते हो उतना पढ़ो। बट अगर आपको स्टार्ट देनी है, एक अच्छी स्टार्ट देनी है अपने नीट के लिए, तो अभी से स्टार्ट कर दो 8 से 10 घंटे रेगुलर। हाँ जी,
8 से 10 घंटे, ये बहुत ही बेसिक लेवल का मैं बोल रही हूँ। 8 से 10 घंटे, अगर आपके बोर्ड्स भी है ना बेटा, तभी भी आपको 8 से 10 घंटे आप पढ़ लोगे। बिकॉज अगर आप सुबह 8 बजे उठ रहे हो, सुबह आपने 2 घंटे पढ़ा, मैं नहीं बोले नॉन स्टॉप आपको 8 से 10 घंटे पढ़ना है, गैप दे के पढ़ो। गैप आपके ऊपर डिपेंड कर सकता है, आपके जो भी काम है, रोज़मर्रा की ज़िंदगी है, डेली लाइफ रूटीन, उसके अकॉर्डिंग आप देखो अपना टाइम। उस 8 से 10 घंटे आप निकालो ही निकालो, जिसमें आप उन 8 घंटों में तो बेटा सिर्फ पढ़ोगे, सिर्फ पढ़ोगे, और बाकी की जो लास्ट के 2 घंटे हैं, जिनको मिला के हमारे 10 घंटे होंगे, उनमें आप रिवाइज़ करोगे जो आपने पढ़ा। ठीक है, अगर आप रिवाइज़ नहीं करते जो आपने पढ़ा तो कोई फ़ायदा नहीं है उतना पढ़ने का। तो रिवीजन के 2 घंटे तो मस्ट है, वो तो निकालने ही निकालने हैं। आप अपने इन 8 घंटों में से टाइम हटा दो, 6 कर दो उनको, 7 कर दो उनको, बट ये 2 घंटे जो लास्ट के जिसमें रिवाइज करना है हमें, वो सारा समराइज़ करना, जो भी हमने पढ़ा है वो करना ही करना है, वो मस्ट है, वो आप छोड़ ही नहीं सकते हैं। अब बात करते हैं उन 2 घंटों की, तो हमने बात कर ली जो हमें करने ही करने हैं, निकालने ही निकालने हैं अपने हर दिन। जितना भी हम पढ़ रहे हैं उसकी रिवीजन के लिए, वो डिपेंड कर सकता है, क्या पता आपको 2 घंटे लगे, क्या पता आपको 1 घंटे में रिवीजन हो जाए आपकी सारी। आपकी जो माइंड पे डिपेंड करता है इंडिविजुअल के, कि कुछ लोग होते हैं वो अच्छे से जल्दी से रिवाइज कर लेते हैं, कुछ को टाइम लगता है। तो मैक्सिमम टाइम में 2 घंटे लेके चल रही हूँ, मिनिमम 1 घंटा। वो डिपेंड करेगा आप में कितना आपका टाइम आप यूटिलाइज करोगे उस चीज़ के अंदर, रिवीजन के अंदर। ठीक है, तो वो तो उसको हटा दीजिए। अब बात करते हैं उन 8 घंटों की, जिनमें आपको क्या करना है, पढ़ना है। कैसे पढ़ना है वो आप देखो, कब कब पढ़ना है वो आप देखो, कि हाँ भाई सुबह मैंने मुझे पढ़ना है, सुबह मैंने 3 घंटे पढ़ लिया, फिर मैंने दिन के 2 घंटे पढ़ लिया, फिर बाद के जो बचे अब 3, 4, 5 घंटे हो गए, बाकी के जो 3 घंटे मैंने रात को पढ़ लिया। वो आप पे डिपेंड करेगा, वो आपके स्केड्यूल के टाइम पे डिपेंड करेगा कि हाँ भाई रेगुलर टाइम पे आप क्या रूटीन है आपका डेली बेसिस का, इट विल डिपेंड ऑन यू। बट इन 8 घंटों में बता देती हूँ आपको कैसे पढ़ना है बेटा। आपको 4 घंटे, ठीक है, 4 नहीं तो 3 घंटे पढ़ना है बायो का। क्यों? क्योंकि हम सबको पता है कि नीट के अंदर बायो वाला सेक्शन ऐसा सेक्शन है जिसके अंदर उन दोनों सेक्शन को मिला के मार्क्स दिए जाते हैं। दैट मीन्स 360 मार्क्स, 360 मार्क्स जो है हमारा बायो ही होता है उन 720 मार्क्स के अंदर से। बाकी के 180 हमें फिजिक्स और केमिस्ट्री देते हैं। तो इसलिए आपको, क्योंकि वहाँ पे भी वेटेज ज़्यादा है नीट के एग्ज़ाम के अंदर, तो अपने जो डेली स्केड्यूल है, डेली टाइम टेबल निकाल रहे हो, उसमें भी आप बायो को वेटेज ज़्यादा दो, बायो को टाइम ज़्यादा दो बेटा। और उसको आप अगर 8 घंटे पढ़ रहे हो तो उसमें से 4 घंटे बायो के लिए निकालो, 2 घंटे फिजिक्स एंड 2 घंटे केमिस्ट्री। अब वो आगे के कब बायो पढ़नी है, कब केमिस्ट्री पढ़नी है, कब फिजिक्स पढ़नी है, वो आप देख लेना। ठीक है, किस किस टाइम पढ़ लिया वो आप देख लेना। बट कैसे पढ़नी है मैंने बता दिया। 4 घंटे आपको बायो देनी ही देनी है अगर आप 8 घंटे पढ़ रहे हैं दिन के अंदर। और अगर आप 6 घंटे पढ़ रहे हैं या फिर 7 घंटे पढ़ रहे हैं तो 3 घंटे बायो को दो, बाकी के 1.5 घंटा किसको दो, फिजिक्स और केमिस्ट्री को, अगर आप 6 घंटे पढ़ रहे हैं तो। और अगर आप 6 नहीं 7 घंटे पढ़ रहे हैं तो उसके हिसाब से टाइम को आप डिफाइन कर लेना आपने कि हाँ भाई कितना टाइम आपको बायो को देना है और कितना आपको फिजिक्स और केमिस्ट्री को देना है। फिजिक्स और केमिस्ट्री को कम दो, इक्वल दो एज़ कम्पेयर टू बायो को ज़्यादा दो, बिकॉज बायो के अंदर आपको डीपली पढ़ना है। और अगर मैं बता दूँ बायो के अंदर आपके 38 चैप्टर्स हैं 11 और 12 को मिला के, राइट। और वहीं आपके पास फिजिक्स और केमिस्ट्री के अंदर 30 चैप्टर है 11th और 12th को मिला के। तो आप उस हिसाब से ये भी देख सकते हैं कि बायो के अंदर आपको ज़्यादा पढ़ना ही पढ़ना है हर चीज़ के वजह से, चाहे वो नीट की वेटेज देख लूँ, चाहे मैं हमारे चैप्टर्स का देख लूँ क्या कितना नंबर है हमारे चैप्टर्स का, तो उन सब में आपको बायो को ज़्यादा टाइम देना ही है। तो ये तो हो गया कि हाउ मेनी आवर्स शुड वी स्टडी। अब धीरे धीरे करके जैसे आप 8 घंटे तक आ गए हो, ठीक है, धीरे धीरे करके आप 8 घंटे तक पढ़ लेते हो, 2 घंटे रिवीजन भी दे देते हो, ठीक है, 10 घंटे। तो उस टाइम को थोड़ा इंक्रीज़ करो, क्योंकि अब जो है हमारा एग्ज़ाम बेटा पास आता जा रहा है। अब मुझे सिर्फ ये देखना है कि मेरा नीट का एग्ज़ाम पास आ रहा है और मुझे मेरे आवर्स को ज़्यादा से ज़्यादा बढ़ाना है। मुझे अपने डेली आवर्स को 24 आवर्स में से जितना आवर्स को मैं यूटिलाइज़ कर सकती हूँ अपने नीट के लिए, मुझे ज़्यादा से ज़्यादा उसको करना है। बट इसका ये मतलब नहीं है कि भाई आप अपनी नींद को बोलो मेरे को सोना ही नहीं है, नहीं सोना है आपको प्रॉपर 7 से 8 घंटे की नींद लेनी ही लेनी है। और बाकी जो भी सारे काम होते हैं वो भी करने ही करने हैं, वो तो एसेंशियल है बेटा। बिकॉज आप सोओगे नहीं और आपको एक अच्छी नींद नहीं मिलेगी तो आप नहीं पढ़ पाओगे। बिकॉज अगर आप ब्रेन का इतना यूज़ कर रहे हैं तो उस ब्रेन को भी रेस्ट दीजिए,
ठीक है। अगर आप रेस्ट नहीं दे पा रहे हैं या फिर आप रेस्ट देना मतलब दे नहीं रहे क्योंकि आपको पढ़ना है, इतना ज़्यादा पढ़ना है, तो कोई फ़ायदा नहीं है। बिकॉज वो ब्रेन जो है ना एक मेमोरी कार्ड की तरह है, वो तब तक ही अपनी मेमोरी को स्टोर कर पाएगा तब तक वो चालू है, और उसको चालू के लिए भाई उसको रेस्ट भी चाहिए होता है। अगर आप बार बार उसको नॉन स्टॉप यूज़ कर रहे हो वो डैमेज हो जाएगा। आपको डैमेज नहीं करना है, आपको ज़्यादा से ज़्यादा इसका यूटिलाइजेशन करना है, इसको यूटिलाइज़ करना है। तो क्या करेंगे आप, आराम से अपने जो सोने वाला है, जो स्लीप आवर्स है, उसके अंदर बिल्कुल भी कटौती नहीं करेंगे, बिल्कुल भी कट नहीं करेंगे उन आवर्स को, ठीक है। अब वहाँ पर निकालने हटाने के बाद आप अपने आवर्स कहाँ से सेव करेंगे, जो आपकी डिस्ट्रैक्शंस है, राइट। जैसे कि टीवी देखना हो गया, बाहर जाना हो गया, अपने सिबलिंग से बात करना हो गया, उनसे खेलना हो गया, घर के रिलेटिव्स वगैरह, अपने फ्रेंड्स से बात करना हो गया। उन सब से जो सारी डिस्ट्रैक्शंस हैं आपकी लाइफ में, उन सबको दूर करो, वहाँ से निकालो अपना टाइम। स्लीप आवर्स को नहीं डिस्टर्ब करना है हमें क्या करना है, हमें हमारे आवर्स को बढ़ाना है इन 8-10 आवर्स से ज़्यादा, जहाँ पर हमें लग रहा है कि वो चीज़ जो है इतनी यूज़फुल नहीं है हमारे लिए, ठीक है। ये नहीं बोल रही कि खाना पीना छोड़ दो, नहीं, खाओ पियो, अच्छे से खाओ पियो, रेस्ट भी लो, 15 मिनट का रेस्ट ले लो। जहाँ पहले आप 1-1 घंटे रेस्ट कर रहे हैं, 3 घंटे पढ़ने के बाद 1 घंटा रेस्ट, फिर 2 घंटे, फिर 1 घंटा रेस्ट, अब उस 1 घंटे को 15 मिनट कर दो या आधा घंटा कर दो। दैट डिपेंड्स ऑन यू, ठीक है। टाइम ऐसा देखो जब आपको पढ़ना है कि जब आपका ब्रेन ज़्यादा से ज़्यादा एक्टिव हो, यानी कि दिन में या फिर रात में। रात में पढ़ने की स्टडी, बेटा रात में अगर आप स्टडी कर रहे हो तो उसका एक फ़ायदा है, मैं बताती हूँ आपको क्या फ़ायदा है। क्योंकि उस टाइम पूरी दुनिया ना सो रही होती है, सब सो रहे हैं और आपको डिस्टर्ब करने वाला कोई नहीं है आपके खुद के अलावा। और अगर आप अपने साथ बिल्कुल सिंसियर हैं कि हाँ भाई आपको नीट करना है और आप अपने साथ बेईमानी नहीं कर रहे हैं, तो आप आराम से उस रात की जो जितने भी घंटे आप पढ़ रहे हैं वो बहुत अच्छी स्टडी करने वाले हैं, बिकॉज वो सारी की सारी आपको याद रहने वाली है, ठीक है। मैं खुद रात में पढ़ा करती थी, मुझे हमेशा मज़ा आता था रात में पढ़ने के लिए, बिकॉज मुझे वहाँ डिस्टर्ब करने वाला कोई नहीं होता था। और मैं आराम से सुबह, रात को मैं सो जाती थी 9 बजे, 9 से 12 मैं सोती थी, एंड 12 बजे उठ के मैं सुबह 5 बजे तक पढ़ती थी, और मैं पढ़ती ही रहती थी, और उस टाइम मुझे कोई डिस्टर्ब नहीं करता था। और बस ये होता था कि भाई मुझे अगर कभी रेस्ट लेना है तो मैं बीच बीच में क्या कर लेती थी, फ़ोन यूज़ कर लेती थी, 15-15 मिनट देख लेती थी कि हाँ भाई अब क्या चल रहा है, या नीट की कोई इन्फॉर्मेशन नहीं है, तो वो सब चीज़ आप देखिए, राइट, वो सब चीज़ करिए। 15-15 मिनट का रेस्ट लीजिए, तो वो बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत ही ज़्यादा मस्ट है आपके अंदर, आपके ब्रेन के लिए भी बहुत ज़्यादा हेल्प करेगा वो जो आप रेस्ट पीरियड ले रहे हैं, ठीक है। वो डिपेंड कर सकता है पर्सन टू पर्सन, हाँ भाई 15 मिनट लो या आधा घंटा लो, बट आप देखिए कि आपको कब पढ़ना है। ज़रूरी नहीं है कि मुझे रात को पढ़ना पसंद था तो और भी जो सारे बच्चे होंगे वो एग्री करेंगे इस बात पे, क्या पता उनको सुबह पढ़ना ज़्यादा अच्छा लगता हो, लाइक उनको ऐसा लगता हो कि उनका माइंड जो है वो सुबह के टाइम ज़्यादा शार्प होता है वो अच्छे से पढ़ते, किसी को दोपहर में। दैट डिपेंड्स ऑन यू, अगेन दैट डिपेंड्स ऑन इंडिविजुअल टू इंडिविजुअल कि वो कब प्रेफर करते हैं, उनका प्रेफरेंस टाइप कब है पढ़ने का। बट बात सिर्फ इतनी है कि हमें पढ़ना है, अच्छे से पढ़ना है, और आर धीरे धीरे करके हमें इंक्रीज़ करना है। अब अगर हम 8 घंटे पढ़ रहे हैं, रिवीजन को हटा के, रिवीजन तो होगी, तो अब हमें फिर कितना करना है, उसको 10 बनाना है। उस 8 घंटे को 10 कैसे बनाना है वो आप पे डिपेंड करता है कि आप कहाँ से अपने फ्रेंड्स का टाइम, अपने रिलेटिव्स का टाइम, अपने फैमिली का टाइम कहाँ से कट करके उसमें लगाते हैं, अगर आपको नीट क्रैक करना है तो। ये तो हो गया बेटा, हाउ मेनी आवर्स शुड वी स्टडी इन अ डे। आई होप इसका आपको आंसर मिल गया हो कि हाँ भाई अब मुझे पता चल चुका है कि हाँ मुझे 8 से 10 घंटे तो पढ़ना ही पढ़ना है, और उस टाइम को इंक्रीज़ भी कैसे करना है धीरे धीरे करके, ठीक है। साथ ही में हाँ जी बच्चों, ये बहुत से बच्चों की पता नहीं क्या कन्फ्यूजन होती है नीट को लेके कि भाई एनसीईआरटी इनफ नहीं है, कहाँ से पढ़े, कहाँ से ले। एम्स के नोट्स ले रहे हैं भाई बच्चे, अब वहाँ से अपने ट्यूशन के नोट्स ले रहे हैं, अलग से ही नोट्स बना के लेके आ रहे हैं, भाई ये नोट्स पढ़ो यार, ये नोट्स पढ़ो, ये इम्पोर्टेंट है। नहीं, अरे आप बहुत ही गलत काम कर रहे हैं अगर आप नीट के लिए ये सब चीज़ें देख रहे हैं। तो अगर बेटा आपको नीट क्रैक करना है तो लिख के दे देती हूँ मैं, एनसीईआरटी इज़ इनफ भाई, एनसीईआरटी। अगर आप अच्छे से पढ़ रहे हैं तो उसे 650 मार्क्स कहीं नहीं गए, 650 प्लस ही रहेंगे आपके, अगर आप एनसीईआरटी अच्छे से पढ़ रहे हैं। और साथ ही में प्रीवियस ईयर के एग्ज़ाम पेपर्स, जितने भी प्रीवियस ईयर के एग्ज़ाम पेपर्स आप सॉल्व करते हैं, उससे आपका कॉन्फिडेंट बिल्ड होता है बेटा। जितना आपने पढ़ा, अगर आप उसको अच्छे से अप्लाई कर रहे हैं, आपको पता चल रहा है कि हाँ आंसर्स निकल रहे हैं, तो उससे आपको कॉन्फिडेंस आता है कि नहीं अब मैं नीट कर सकती हूँ, अब मेरी तैयारी इतनी है कि हाँ भाई मैं आराम से नीट कर सकती हूँ। और वहीं एक तरीके से आपके लिए जो प्रीवियस ईयर के पेपर्स होते हैं वो रियलिटी चेक का काम करते हैं कि अगर आंसर्स नहीं निकल रहे हैं और आप पढ़े जा रहे हैं तो आप देख लीजिए आपका पढ़ाई कितने काम आ रही है आपके, आप उसको अप्लाई तक नहीं कर रहे हैं, यानी कि आप कुछ ना कुछ कमी करके पढ़ रहे हैं, ठीक है। तो वो आपको देखना है,
वो आपको देखना है कि आप कैसे पढ़ रहे हैं, कैसे नहीं पढ़ रहे हैं, वो आपको खुद को पता होता है इंसान को कि हमने कैसे पढ़ा है। लाइन वाइज रीडिंग नहीं करनी है हमें, हर एक लाइन को स्कैन करके दिमाग में फिट करना है अगर हमें नीट क्रैक करना है तो। अगर सिर्फ और सिर्फ एनसीईआरटी की बात कर रही हूँ मैं, सिर्फ और सिर्फ एनसीईआरटी, चाहे बायो ले लो, एनसीईआरटी से बाहर तो कुछ नहीं है भाई। बायो के अंदर एनसीईआरटी से बाहर कुछ होता ही नहीं है नीट के अंदर। और प्रीवियस ईयर के पेपर देख लो, ठीक है। साथ ही में फिजिक्स से कर लो, चलो फिजिक्स के बाद में आते हैं, बच्चों का बहुत ज़्यादा ऐसा होता है ना, नहीं क्वेश्चन कहाँ से करेंगे, एनसीईआरटी में कहाँ क्वेश्चन होते हैं। केमिस्ट्री पे आ जाओ, केमिस्ट्री में भी 3 ब्रांच होती है भाई, ऑर्गेनिक हो गया, इनऑर्गेनिक हो गया, फिजिकल हो गया। भाई जितने भी एग्जाम्पल्स होते हैं ना हमारे केमिस्ट्री के अंदर, जितने भी वो बीच बीच में दे रखे होते हैं कि हाँ भाई ये सॉल्व करो, ये सॉल्व करो, कभी कभी तो वही उठ के आ जाते हैं। अगर ढंग से देखा होगा, ढंग से पढ़ी होगी आपने एनसीईआरटी तो अपनी केमिस्ट्री की, या जो केमिस्ट्री के जो पीछे वाले क्वेश्चन होते हैं जो हमेशा हम स्किप करते हैं क्योंकि 40-50 होते हैं, राइट, वो हर एक चैप्टर के पीछे, स्किप मत करो। फिजिकल केमिस्ट्री में तो बिल्कुल स्किप मत करो, ठीक है। ऑर्गेनिक में कर दो क्योंकि ऑर्गेनिक के अंदर जो बेस है वो है उसके बीच के, लाइक जो उसका बीच का जो लेंथ है, जो थ्योरी है उसकी, वो है हमारे ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के अंदर जो आती ही आती है थ्योरी। वो थ्योरी के अंदर जितने भी सारे फॉर्मूलेस दे रखे हैं वो आने ही आने हमारे केमिस्ट्री के अंदर। पढ़ो किस पे बेस है बेटा, दोबारा से एनसीईआरटी, सिर्फ एनसीईआरटी ही पढ़ो उन सब चीज़ों के लिए। हाँ जी, ये तो हो गया हमारा केमिस्ट्री का भी देख लिया भाई। फिजिकल के ने हमें क्या करना है, हमें सारे क्वेश्चन आंसर्स करने, जितने भी एग्जाम्पल्स है वो करना है, थ्योरी पढ़नी है, फिर क्वेश्चन आंसर्स, थ्योरी पढ़नी है, फिर क्वेश्चन आंसर्स, ठीक है। अगर फिजिकल केमिस्ट्री की बात कर रहे हैं तो ऑर्गेनिक पे जितनी भी थ्योरी है बहुत ही इंपॉर्टेंट है, बीच बीच की जितनी भी रिएक्शंस है, जितने भी इक्वेशंस है, सारे के सारे रट लो, स्कैन कर लो, एक पेपर बना लो, उस पर लिखते रहो। एक ऐसा टाइम आ जाएगा कि आप सुबह उठोगे, रात को सोओगे, आपको उस पेपर की ज़रूरत ही नहीं पड़ेगी लिखने के लिए। तो वही आपको करना है, आपको इतने अच्छे से उसको स्ट्रेटेजाइज करना है, इतने अच्छे से उसको अपने दिमाग में फिट करवाना है कि आप आराम से कुछ भी उस चीज़ में पढ़ पा रहे हैं। ये तो हो गया केमिस्ट्री। अब आते हैं भाई हमारे किसके अंदर, फिजिक्स के अंदर। जो सबको लगता है कि भाई फिजिक्स के लिए एनसीईआरटी कैसे, बिकॉज एनसीईआरटी तो हमने ना ही 11th में पढ़ी ना ही 12th में पढ़ी, टू बी ऑनेस्ट नहीं पढ़ते। 11th और 12th में हम किसके पीछे पढ़ते हैं भाई, प्रदीप के पीछे, SL अरोड़ा के पीछे। मुझे पता है, मैं खुद ऐसी ही स्टूडेंट थी जिसने हमेशा प्रदीप पढ़ी है, जिसने क्वेश्चन थ्योरी के लिए प्रदीप उठाई है और क्वेश्चंस के लिए SL लिए, ठीक है। तो मैं तो आप किसी को जज कर ही नहीं रही हूँ, हम सबका परसेप्शन ही यही है कि भाई फिजिक्स तो एनसीईआरटी है ही नहीं, एनसीईआरटी ऐसी पड़ी रहती है हमारी। बट अगर ढंग से एनसीईआरटी को खोल के देखो ना, ढंग से एनसीईआरटी को देखो कि हाँ भाई क्या क्या लिखा है, क्या क्या उसके न्यूमेरिकल्स है, तो दिख जाएंगे आपके प्रीवियस ईयर के अंदर कितने सारे डिट्टो के डिट्टो फिजिक्स की बुक के अंदर से आए हैं नीट के। हाँ जी बेटा, दिस द रियलिटी चेक जो मैं आपको आज दे रही हूँ कि भाई फिजिक्स की जो हम एनसीईआरटी को इग्नोर करते हैं ना, बहुत ही गलत काम कर रहे हैं नीट के पर्पस से तो बहुत ही ज़्यादा। बिकॉज जब मैंने देखा था कि हाँ भाई नीट में से कितने सारे क्वेश्चन आते हैं फिजिक्स के अंदर, तो मैं खुद हैरान थी कि भाई अरे मैंने क्यों नहीं करा। तो वो चीज़ आपको करनी है, वो चीज़ आपको मिस्टेक दोहरानी नहीं है। फिजिक्स की एनसीईआरटी पढ़िए एक बार, चाहे टॉपिक नहीं समझ में आ रहे हैं, उसकी लैंग्वेज थोड़ी टफ होती है, टिपिकल होती है, मैं समझ सकती हूँ, उसके लिए आप ले लीजिए सप्लीमेंट्री में प्रदीप ले लीजिए, SL ले लीजिए। मैं तो सलाह दूंगी अगर आपको अच्छे से डीपली पढ़ना है और आपके पास इतना टाइम है, जो कि शायद मुझे लग नहीं रहा इस टाइम तो है, इस टाइम नहीं है, ठीक है, जो कि मुझे लग नहीं रहा इस टाइम है, तो आप क्या करें, SL लीजिए, SL में से टॉपिक उठाइए फिजिक्स की, उसमें से देखिए टॉपिक को, थोड़ा सा पढ़िए, फिर क्वेश्चंस करिए। जितने भी फिजिक्स की बुक के अंदर दे रखे हैं बीच बीच में एग्जाम्पल्स, और जितने भी पीछे एनसीईआरटी के दे रखे हैं ना, जो मेन वो होते हैं प्रॉब्लम सम्स, जो प्रॉब्लमेटिक सम्स होते हैं, जो क्वेश्चन बेस्ड सम्स होते हैं, वो सारे देखिए, वो सारे करिए फिजिक्स के अंदर, वो सारे के सारे नीट के लिए बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है बेटा। तो ये सब बात हो गई कि हाँ भाई कहाँ से स्टडी करें, तो मैंने बता दिया एनसीईआरटी इज़ इनफ। साथ ही में अगर आपको लग रहा है एनसीईआरटी इनफ नहीं है, तो प्रीवियस ईयर के जितने भी प्रीवियस ईयर के एग्जाम पेपर हैं, एक वो ले लीजिए, 10 ईयर ले लीजिए, 20 ईयर ले लीजिए, बहुत सारी मार्केट में अवेलेबल है, उन सब में आपको मिल जाएंगे जितने भी सारे एग्जाम्स हैं, उसमें देख लीजिए कि कैसे कैसे किस किस टाइप के क्वेश्चन आते हैं और क्या आप अब उनको रिप्लाई, उनका आंसर दे पा रहे हो, उन पर जो आपने थ्योरी पढ़ी है उसको अप्लाई कर पा रहे हो उन क्वेश्चन के अंदर, चाहे वो फिजिक्स हो, चाहे वो केमिस्ट्री हो, चाहे वो बायो हो। देखिए उस चीज़ को, हाउ टू स्टडी, ये मैंने आपको डेफिनेटली क्लियर कर दिया है कि कैसे पढ़ना है, टाइम के अकॉर्डिंग टाइम टेबल बनाइए। साथ ही में इसके अंदर मैं कुछ पॉइंट्स और इंक्लूड करना चाहूँगी कैसे पढ़े, कि भाई अब ना ब्रेन का एक फंडा होता है, अगर मैं आपको समझा रही हूँ और आप उस चीज़ को देख रहे हैं, ठीक है, तो वो आपके ब्रेन में ज़्यादा याद रहेगी, ज़्यादा देर तक याद रहेगी, बिकॉज वो चीज़ जो है ना आपकी आइज़ ने विजुलाइज़ किया, आपके ब्रेन ने फिर उस पर वो क्या रिएक्शन दिया है, रिएक्ट किया है, वो चलता रहता है सिस्टम और बायोलॉजी का। तो जितना चीज़ें हम देखते हैं तो
तो वो चीज़ें ना हमारे ब्रेन के अंदर ज़्यादा देर तक रहती है और ज़्यादा अच्छे से हम उसको मेमोराइज़ कर लेते हैं एज़ कम्पेयर टू वो चीज़ जो हम खुद से पढ़ रहे हैं। ठीक है, आती हूँ, खुद से पढ़ना भी अच्छा होता है, मैं ये नहीं बोल रही खुद से पढ़ो मत, सिर्फ देखो देखो देखो, खुद से नहीं पढ़ोगे तो क्या फ़ायदा, राइट। तो वो चीज़ें देखिए, अगर आपको कोई टॉपिक है वो समझ नहीं आ रहा और आपने उसकी वीडियो देखी और आपने वीडियो से उसको अच्छे से पढ़ा है ना, तो भाई वो ज़्यादा देर तक आपको याद रहने वाला है। तो मैं सलाह दूंगी कि अगर पढ़ रहे हो ना तो वीडियोस देखो, टॉपिक उठाओ एनसीईआरटी से, उसको रीड करो कि हाँ पे उसमें क्या लिखा है, फिर उसकी एक वीडियो देख लो, अच्छे से वो टॉपिक आपके दिमाग में बैठ जाएगा, 100% बैठ जाएगा, 100% से भी ज़्यादा ही बैठ जाएगा, बिकॉज उस वीडियो में कम नहीं होगा, ज़्यादा ही होगा उस टॉपिक के बारे में। और अगर को थोड़ा बहुत पॉइंट छूट भी जाता है तो आपने एनसीईआरटी पढ़ी है ना, राइट। अब जो चीज़ आप पढ़ रहे हो, अगर आप ये सोचो कि चलो ठीक है अब मुझे वीडियो देखने का पास टाइम नहीं है, जो कि टाइम बहुत ही कम है हमारे पास, तो मुझे सिर्फ पढ़ना है, मुझे सिर्फ अपनी एनसीईआरटी देख के पढ़नी है, तो बेटा क्या करो, एनसीईआरटी बोल बोल के पढ़ो, बिकॉज जो चीज़ हम सुन रहे होते हैं ना वो भी दिमाग में ज़्यादा अच्छी से फीड होती है हमारे। ठीक है, तो उस चीज़ को फीड करने के लिए अपने दिमाग के अंदर, दिमाग के मेमोरी कार्ड के अंदर उस चीज़ को बोल बोल के पढ़ो, ज़ोर ज़ोर की बोल बोल के पढ़ो, या फिर उसको नोट्स बनाओ, क्रिएटिविटी लाओ, राइट। नोट्स पे लिखो उस चीज़ को ताकि आपको याद रहे, आपके आराम से हो कि हाँ भाई ये मैंने लिखा है। डायग्राम देखो, डायग्राम में जितने भी पार्ट्स होते हैं उनको खुद से लिखो, पढ़ पढ़ के डायग्राम नहीं आते, बना बना के डायग्राम आते हैं। मैं मानती हूँ नीट में आपको डायग्राम नहीं बनाने हैं, बट अगर आपने डायग्राम की प्रैक्टिस नहीं की है ना नीट के लिए भी, और आपने ये नहीं देखा कि कौन सा पार्ट कहाँ पर था, तो नहीं सॉल्व होने वाले जो डायग्राम वाले क्वेश्चन आते हैं, लिखवा लो, नहीं सॉल्व होने वाले। बोल बोल के नहीं आते, देख देख के नहीं आता डायग्राम, डायग्राम के अंदर बनाओ, प्रैक्टिस करो। जितनी भी टेबल्स दे रखी है, जितनी भी एनसीईआरटी के बीच में टेबल्स होती है ना, जितने भी ईयर्स दे रखे होते हैं, हाँ भाई इस ईयर में ये हुआ था, इस ईयर में ये हुआ था। बायो की बात करूँ तो बहुत ही इंपॉर्टेंट है, बीच बीच में से कुछ भी उठ के आ जाता है भाई एनसीईआरटी के अंदर, अगर अच्छे से पढ़ रहे हो तो मैं तो यही बोलूँगी, अगर एनसीईआरटी ढंग से पढ़ रहे हो ना बेटा, तो 650 प्लस तो कहीं नहीं गए। साथ में प्रीवियस ईयर के पेपर, कैसे स्टडी करना है, वीडियोज़ देखो, नोट्स बनाओ, अच्छे से टेबल्स को याद करो, टेबल्स को लिख लिख के रख लो, अब दीवारों पे चिपका लो कि हाँ भाई ये टेबल्स है, जो भी रे डायग्राम होते हैं ऑप्टिक्स के अंदर वो सारे देख लो, बना बना के देखो, खुद से बना बना के देखो, फिर उनके खुद से क्वेश्चंस करो, पहले रे डायग्राम्स बनाओ फिर क्वेश्चंस करो, ताकि आपको अच्छे से वो समझ में आए। वो जो लॉजिक गेट्स होते हैं उस पर एक नया क्वेश्चन आ ही जाता है, वो चीज़ ना बनाओ, उसके चिट्स बनाओ, उस पर कलरफुल बनाओ, या फिर जो भी पढ़ रहे हो, जो भी इंपॉर्टेंट लगे कि हाँ भाई ये सन आ रहा है या कुछ आ रहा है, उसको मार्क करो, उसको अंडरलाइन करो, हाईलाइटर से करो। ठीक है, तो वो चीज़ ना आपके ब्रेन में ज़्यादा से ज़्यादा देर तक रहेगी। तो इस चीज़ के बहुत ज़्यादा फ़ायदे होते हैं कैसे पढ़ने के। बाकी और भी बहुत सारे स्ट्रेटेजीज़ होती है अपने अपने बच्चों की कि हाँ भाई मुझे इस तरीके से ज़्यादा याद रहता है, तो वो सारे आप यूज़ कर सकते हो। साथ ही में मैंने कुछ सजेशन दिया, आप उसको भी अप्लाई करना, कैसे स्टडी करना है नीट के लिए। हाँ जी, नेक्स्ट देखते हैं हम किस बेसिस पे, हाउ मैनी प्रीवियस ईयर पेपर शुड बी सॉल्व। भाई जितने कर सकते हो उतने करो, मैं तो यही बोलूँगी। 20 करने हैं 20 करो, 10 करने हैं 10 करो, रेगुलर एक एक करने हैं रेगुलर एक एक करो, रिपीट हो रहे होने दो, रिपीटेडली कर रहे हो करने दो, बट करो। जितना आप प्रीवियस ईयर में से वो लोगे, एक्सपीरियंस लोगे कि हाँ भाई कैसे किस टाइप के क्वेश्चंस आते हैं, उतना ही आपके लिए बेनिफिशियल होने वाला है वो। अगर आपको पता चल जाएगा ना कि हाँ भाई ये आ रहा है क्वेश्चन, फिर आपने दूसरा ईयर का देखा भाई इसमें भी वो क्वेश्चन है, फिर आपने ओल्ड ईयर्स के देखे फिर उसमें भी वो सेम क्वेश्चन आ रहा है, आपको पता चल जाएगा कि हाँ भाई क्या पैटर्न है उस क्वेश्चन का और क्यों इंपॉर्टेंट है वो टॉपिक, क्योंकि उसके अंदर से कितने क्वेश्चन आ रहे हैं, कितना पार्ट उसमें कवर करता है, तो वो चीज़ आपको देखनी है। तो मैं तो यही बोलूँगी, जितने प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर आप सॉल्व कर सकते हो, डू इट, एज मैनी एज पॉसिबल यू कैन डू। ठीक है, करो उसको। हाउ टू मैनेज बोर्ड्स अलोंग विद नीट, हाँ जी बहुत ही इंपॉर्टेंट लाइक बात बोल दी मैंने। बच्चे वो सोच रहे हैं कि भाई हमारे तो बोर्ड्स भी हैं, ठीक है, अब 12th का देखें या नीट का देखें, नीट में 11th भी आ रहा है और इतने डीपली स्टडी करनी, क्या करें मैम क्या करें, परेशान हैं हम। परेशान मत हो, तो मैं आपको बताती हूँ एक बात यार, आप ये तो है नहीं कि आपने स्टार्टिंग से 12th नहीं पढ़ी। अगर आप 12th में आए हो तो आपने पढ़ा है ना, और साथ ही में 11th भी पढ़ा है, कुछ ना कुछ तो दिमाग में है इस टाइम। आप ड्रॉपर्स नहीं हो, जिसका आप ये दोनों मिक्स हो चुका है और वो दोनों दोबारा से पढ़ रहा है, आप ड्रॉपर्स नहीं हो। आपका एक बेनिफिट भी है, अगर आप ये देखते हो ना कि आपका भाई एग्जाम भी है, आपके बोर्ड्स भी है, तो इस चीज़ का ना आप प्रो लो, आप उसके कॉन्स मत देखो। आप इसका प्रो क्या है कि भाई आप 12th भी कर रहे हैं साथ साथ, और साथ ही साथ अगर आप अपनी 11th को भी रिवाइज करते रहे, बिकॉज आपकी लास्ट ईयर ही ख़त्म हुई है, तो आराम से हो सकता है नीट, अगर आप 12th के बच्चे हैं और आपके बोर्ड्स भी है, राइट। 11th का पढ़ते रहो धीरे धीरे करके, और साथ ही में
में 12th को टाइम देते रहिए। अब मैं ये नहीं बोल रही कि हाँ भाई बोर्ड्स आ रहे हैं तो 11th का पढ़ो और 12th क्लास को छोड़ दो, पढ़ना है उसका भी पढ़ना है, तो पर एक टाइम टेबल के अकॉर्डिंग पढ़ो कि हाँ भाई अगर हमारे पास अभी 4 महीने हैं, क्योंकि अगर आप जनवरी से भी लगा लो तो आपके प्री बोर्ड्स आ जाएंगे, फिर उसके बाद मार्च में बोर्ड्स आ जाएंगे, तो आपको इतना टाइम नहीं मिलने वाला है एज़ कम्पेयर टू ड्रॉपर्स। बट आपको कैसे करना है कि हाँ भाई अब जो 2 महीने रह गए हैं ना, नवंबर और दिसंबर, इसके अंदर 11th को ले लो, चाहे बायो ले लो, फिजिक्स ले लो, केमिस्ट्री ले लो, एक ऐसा सब्जेक्ट ले लो जो आपका पूरा कंप्लीट हो जाए आराम से, या फिर 2 ले लो या फिर तीनों ले लो, तीनों का आधा आधा कर लो। डेट डिपेंड्स ऑन यू कि आपको कितना किस किस का पार्ट का करना है, और उन्हीं टॉपिक्स को उठाओ जो आपके बड़े अच्छे से क्लियर है, जिसमें आपको इतना टाइम नहीं लग रहा है, जिसमें आपको प्रॉपर अच्छे से न्यू पढ़ना नहीं है। अगर आपने 11th में वो अच्छे से पढ़े हैं तो आपको बड़ी ही आसानी होगी उन टॉपिक को दोबारा से पढ़ने के लिए, और वो आपको दोबारा से ना मेमोराइज हो जाएंगे कि हाँ भाई रिवाइज हो जाएंगे कि हाँ ऐसा कुछ पढ़ा था हमने इस चैप्टर के अंदर, बिकॉज लास्ट ईयर ही आपकी 11th जो है ख़त्म हुई है, तो आपको बहुत सारे टॉपिक्स ऐसे होंगे जो अभी भी याद होंगे, तो उस चीज़ का फ़ायदा उठाइए अगर आप 12th के अंदर है तो। साथ ही में जनवरी से छोड़ दीजिए, या फिर मैं बोलूँगी मिड ऑफ दिसंबर से ही छोड़ दीजिए 11th का पढ़ना। अब 11th का जितना पढ़ना था पढ़ लिया, अब 12th पे आ जाइए, बिकॉज आपके बोर्ड्स भी है, साथ में नीट में भी 12th आएगा भाई, 12th का भी सिलेबस आएगा, तो 12th पे फोकस करिए, ताकि नीट के लिए आपका 11th का जितना प्रिपेयर होना था उतना हो गया, साथ ही में अब 12th का भी आपको मिल जाएगा। अच्छे से पढ़िए 12th का, बोर्ड के पर्पज़ से भी देख लीजिए और नीट के पर्पज़ से भी देख लीजिए। अगर आप डीपली से डीपली पढ़ रहे हैं तो दोनों के लिए ही वो आपको काम आने वाला है। तो अगर आप ये सोच रहे हैं कि हाँ भाई आपके बोर्ड्स है और आप नीट को कैसे मैनेज करें, तो मैं तो ये बोलूँगी आपके पास बहुत सारी चीज़ें हैं, बहुत सारी ट्रिक्स हैं। आप 12th तो पढ़ ही रहे हैं, 11th आपने जस्ट लास्ट ईयर ही पढ़ी है, बहुत ही आसानी से आप क्रैक कर सकते हैं। अगर आप ढंग से हार्ड वर्क करके पढ़ना चाहते हैं, तो क्रैक करना चाहते हैं, तो नीट। लास्टली मैं बोलना चाहूँगी कि बात करना चाहेंगे हम टॉपिक पे कि व्हेन टू स्टॉप स्टडी एंड स्टार्ट रिवीजन। हाँ जी, कब अब पढ़ना बंद कर दें कि हाँ भाई पढ़े जा रहे हैं, अब ऐसा टाइम आ चुका है, अब तो सिर्फ रिवाइज करना है। तो वो आपको पता ही है, इस क्वेश्चन का आंसर तो आप सबके पास ही होगा कि हाँ भाई 2 महीने पहले या फिर 1 महीने पहले अब रिवीजन की बारी है। अब तो इस पूरे महीने हमें रिवीजन ही करना है, साथ ही में प्रीवियस ईयर के एग्ज़ाम पेपर्स को सॉल्व करना है। लगे रहो, यानी कि आप वो डिपेंड कर सकता है आपके ऊपर। अगर आपका कोर्स ज़्यादा रहता है तो 1 महीना लास्ट का दीजिए ही दीजिए, मिनिमम आपको 1 महीना देना ही देना है, मैक्सिमम 2 महीने दीजिए अपने। अगर आपका पूरा सिलेबस खत्म हो चुका है, मैक्सिमम आपके अकॉर्डिंग हो सकता है। अगर आपका सिलेबस पहले खत्म हो चुका है तो आपको क्या पता 3 महीने ही मिल जाए, ड्रॉपर्स को मिलते हैं 4 महीने ही मिल जाए आपको रिवाइज करने के लिए। डेट डिपेंड्स ऑन यू कि हाँ भाई आपका सिलेबस कब खत्म हुआ है, ठीक है, और कितना आपको पढ़ना है। बट अगर आपका सिलेबस ऐसे कि आप 12th के बच्चे हैं और 11th का आपको पढ़ना है दोबारा से, कुछ टॉपिक्स रहते हैं ऐसे जिनका वेटेज हाई है नीट के लिए, ठीक है, और अभी पढ़े नहीं हैं, आपको पढ़ने हैं, तो उस केस के अंदर आप क्या करें, लास्ट का जो मंथ है उसको अपना रिवीजन के लिए रख दीजिए कि हाँ भाई इस महीने में तो हम रिवीजन ही करेंगे। बिकॉज जितना आपने पढ़ा है ना बेटा, अगर उसको रिवाइज नहीं किया तो उसका कोई फ़ायदा नहीं है। वो एक टाइम पे आने के बाद वैनिश हो जाएंगे, धुंधले हो जाएंगे, और धुंधली चीज़ों का, आधी अधूरी नॉलेज का कोई फ़ायदा नहीं है नीट के लिए, ठीक है। या तो पूरी नॉलेज या फिर हो ही ना, ज़्यादा बेटर है अगर आप नीट क्रैक करना चाहते हैं तो मैं तो यही बोलूँगी कि हाँ भाई लास्ट का 1 महीना 12th जो दे रहा है, या फिर 2 महीने जो ड्रॉपर्स है, या फिर 3 महीने, डेट डिपेंड्स कितना कोर्स आपका रह चुका है, तो दीजिए ही दीजिए। मिनिमम 1 महीना तो हर बच्चे को देना है अपने रिवीजन के लिए, जिसके अंदर आप सिर्फ और सिर्फ रिवाइज करेंगे अपने टॉपिक्स को, और साथ ही में वो बहुत सारे पेपर सॉल्व करते रहेंगे। चाहे रिपीट हो रहे हैं, रिपीटली कर लो, बट करो बहुत सारे। जितने एग्ज़ाम पेपर आप सॉल्व करोगे उतना ज़्यादा आपको एक्सपीरियंस मिलेगा कि हाँ भाई किस पैटर्न के, किस टाइप के क्वेश्चंस आपको मिलेंगे नीट के अंदर। कुछ आइडिया मिलेगा कि हाँ भाई ये टॉपिक बहुत ज़्यादा अच्छा है, इसके अंदर से ज़्यादा क्वेश्चंस आ ही रहे, तो आपको उस टॉपिक पे ज़्यादा फोकस करना पड़ेगा। जितना आप गेन कर सकते हैं ना, वो सारा का सारा प्रीवियस ईयर पेपर से ही कर सकते हैं। तो मैं तो बोलूँगी प्रीवियस ईयर तो भाई अपने लिए रखो ही रखो, हर दिन रखो, हर दिन करो, चाहे 10 क्वेश्चन करो, बट करो रेगुलर, राइट। ये तो था बेटा कुछ स्ट्रेटजी जो मैंने बनाई अपने अकॉर्डिंग। आई होप ये आप सबको भी अच्छी लगी हो कि हाँ भाई इस अकॉर्डिंग तो आपको पढ़ना ही पढ़ना है, और ऐसे आपको नीट के लिए प्लानिंग करके चलना ही चलना है, ठीक है। हाँ जी बेटा, तो नीट चैप्टर वाइज वेटेज फॉर फिजिक्स जैसा कि आप देख सकते हैं। तो ये जो टॉपिक्स है, इसकी लॉ ऑफ मोशन हो गया, सिस्टम ऑफ पार्टिकल्स हो गया, थर्मोडाइनमिक्स हो गया, सेमीकंडक्टर्स हो गया, इन टॉपिक्स को आप नोट कर लीजिए, सारा स्क्रीनशॉट ले लीजिए इन सारे टॉपिक्स का। इन टॉपिक्स में से बेटा जो ऊपर के टॉपिक्स है, इसमें से 4 से 3 क्वेश्चन, हर एक टॉपिक में से 4 से 3 क्वेश्चन, दैट मीन्स 12 नंबर या फिर 16 नंबर के जो चैप्टर हैं ये हैं हमारे नीट के लिए, ठीक है। तो आपको ये चैप्टर तो छोड़ने हैं ही नहीं किसी भी कीमत के ऊपर, किसी भी कीमत के अंदर, ठीक है। दूसरा पार्ट मैंने बनाया है जिसके अंदर हमारे वेटेज है
बट इतनी नहीं है एज़ कम्पेयर टू पहला वाला जो पार्ट है। इसके अंदर जो हमारे वेटेज है बेटा वो होता है 2 से 3 क्वेश्चन इन टॉपिक्स के अंदर से आते ही आते हैं। दैट मीन्स ये जो टॉपिक्स हैं हमारे 8 से 12 मार्क्स तक कवर करते हैं। तो ये सारे टॉपिक्स आपको कवर करने ही करने हैं अपने जो भी आप पढ़ाई कर रहे हैं उन स्टडीज़ के अंदर, ठीक है। अब ये तो हो गया वो सारे चैप्टर्स जो आपको पढ़ने हैं, क्योंकि इनका वेटेज जो है नीट के अकॉर्डिंग बहुत ज़्यादा हाई है। साथ ही में ऐसे भी बहुत सारे चैप्टर्स हैं फिजिक्स के अंदर, ये मैंने 11th और 12th के बेसिस पे बनाया है। फिजिक्स के अंदर जो है वो छोटे छोटे और छोटे भी है या फिर बड़े भी हो, बट उनके अंदर से ना एक ही क्वेश्चन आता है। दैट मीन्स वो 4-4 मार्क्स के। अगर आपके पास टाइम कम है तो मैं ये बोलूँगी आप उनको स्किप कर दीजिए, पर इनको करिए ही करिए। ये ऐसे चैप्टर है जो आप अगर नहीं करेंगे तो बहुत ज़्यादा नुकसान हो सकता है आपका नीट के लिए। तो हाँ जी बेटा, ये करिए थे फिज़िक्स के कुछ इंपॉर्टेंट चैप्टर जिसमें से जिनकी वेटेज काफ़ी हाई है नीट के पॉइंट ऑफ व्यू से। और ये है हमारे केमिस्ट्री के, इसमें मैंने डिवाइड कर दिया है इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री में जो चैप्टर्स हैं हमारे, जिसमें से 3 से 4 क्वेश्चंस आते ही हैं हर एक टॉपिक के अंदर से। साथ ही में मैंने दे दिए, मैंने 2 से 3 क्वेश्चंस आते हैं, बाकी जो बचे इनऑर्गेनिक के अंदर, यानी कि उसमें से कोई एक क्वेश्चन आ रहा होगा, इसलिए मैंने यहाँ पर लिखा नहीं है। साथ में मैंने ऑर्गेनिक केमिस्ट्री बता दिया है। हाँ जी, नोट डाउन कर लीजिए इसको या स्क्रीनशॉट ले लीजिए इसका। और ये थे हमारे फिजिकल केमिस्ट्री के कुछ चैप्टर जिसमें से 2 से 3 क्वेश्चंस आते ही आते हैं नीट में हर साल। और ये अब बात करते हैं हमारे बायो के ऊपर। बायो के अंदर, हाँ जी, बायो के अंदर ना आपको ज़्यादा से ज़्यादा फोकस करना पड़ेगा इन मेन चैप्टर्स के अंदर। जैसा कि आप देख सकते हैं केमिस्ट्री और फिजिक्स से जो वेटेज थी उसके अंदर ज़्यादा से ज़्यादा वेटेज थी 3 से 4 क्वेश्चन, बट बायो के अंदर वो चीज़ क्या है, वो जो क्राइटेरिया वो पलट चुका है। यहाँ पर 10 से 15 क्वेश्चन आते हैं इन टॉपिक्स के अंदर। मतलब आप सोच रहे हैं अगर आपने ये टॉपिक छोड़ दिया है तो भूल जाइए 600 प्लस, भूल जाइए अगर ये टॉपिक्स आपने छोड़ दिए सिर्फ बायो के अंदर। चाहे आप पूरी केमिस्ट्री कर रहे हैं, पूरी फिजिक्स कर रहे हैं, बट अगर ये टॉपिक्स नहीं कर रहे हैं बायो के अंदर से तो नहीं हो सकता है नीट क्रैक। साथ ही में इसके बाद ऐसे टॉपिक्स आते हैं जिनमें से 6 से 9 क्वेश्चन हमेशा आते ही आते हैं। ये रहे वो टॉपिक, प्लांट डाइवर्सिटी, सेल बायोलॉजी, सेल डिवीजन, प्लांट फिजियोलॉजी, ये सारे के सारे बेटा आपको पढ़ने ही पढ़ने हैं। मतलब अगर मैं बोलूँ तो ना ऐसे है कि हाँ भाई पहले इनको पढ़ो, फिर इनको पढ़ो, फिर इन पे आओ, फिर बाकी उन चैप्टर्स पे जाओ, उन टॉपिक्स पे जाओ जिनमें से 1-2 क्वेश्चन आ रहे हैं हमारे। तो इसको भी नोट कर लो, अच्छे से स्क्रीनशॉट ले लो और समझ लो कि हाँ भाई ये सारे टॉपिक्स आपको पहले करने हैं। और किस अकॉर्डिंग करने हैं मैंने बता दिया कि पहले आप उन टॉपिक्स को करो जिनका वेटेज बहुत ज़्यादा हाई है। जैसे कि आप देख सकते हो इसमें जो इकोलॉजी है इसके अंदर 10 से 15 क्वेश्चन आते हैं नीट के अंदर। वैसे ही केमिस्ट्री के अलग ऐसे पार्ट्स है जिसके अंदर ज़्यादा वेटेज है, फिजिक्स का अलग पार्ट है। मैंने आपको सारे दे दिए हैं बच्चों, आपको अच्छे से अब पढ़ना है। हमने बना दिया एक प्रॉपर स्ट्रेटेजी जिससे कि आप आराम से अपने नीट के एग्ज़ाम को क्रैक कर सकते हैं, वो भी 650 प्लस मार्क्स से। ऑल द बेस्ट फॉर यू ऑल, अच्छे से करना, बेस्ट।